दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची सर्वाइवल स्टोरी है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग समुद्र के बीच खुद की जान बचाने के लिए क्या क्या करने को राजी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय चल रहा है 1850 का। हम हरमन मेल्विन नाम के राइटर को देखते हैं, जो कि थॉमस रेडल्सन नाम के शख्स के पास बड़ी ही मुशक्कत से पहुंचता है। दरअसल आज से 30 साल पहले मार्कस नाम का एक समुद्री जहाज समुद्र में मिस्टीरियस तरीके से डूब गया, पर उसमें थॉमस ही एक ऐसा बंदा था जो किसी तरह से जिंदा बच गया। पर उसके अलावा आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि उस दिन क्या हुआ था और उस शिप में क्या हुआ, आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। यही सब सवालों को लेकर वो उसके सामने बैठता है और पूछता है कि क्या वो अपनी कहानी उसे सुनाएगा, जिस पर वो एक किताब पब्लिश करना चाहता है। लेकिन थॉमस मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके दोस्तों के बारे में पता चले और उस शिप के बारे में भी। पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, अगर आप कहानी बता देंगे तो हमें ये उसके बदले में पैसे देगा, हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बात थॉमस को ठीक लगती है, इसीलिए वो इस किताब को फिर से खोलता है और उन पन्नों को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको हरमन अपनी कलम से अपने तरीके से लिखता है। आज से 30 साल पहले यानी कि 1820 में हम जाते हैं, जहां हमें ओवन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि थॉर था। पर अभी रुकिए, स्पाइडरमैन की भी एंट्री होना बाकी है इस कहानी में। खैर, इस समय पर समुद्री जीवों की टेल की काफी कीमत है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वहाँ के लोग बड़े बड़े वेल्स की स्पर्म को उनके ऑयल की जरूरत होती है, जो कि या तो उन्हें मारकर इकट्ठा किया जाता है या फिर कोई बहादुरी दिखाकर उसके पास उसे लेकर आता है, जो कि बहुत कम ही होता है। इस बीच एक बड़ी कंपनी जो इस काम में माहिर है, उसका मालिक ओवन को बुलाकर बताता है कि हम एक मार्कस नाम के बड़े से शिप को समुद्र में भेज रहे हैं, जिसके तुम डिप्यूटी होगे। तुम्हें टारगेट को पूरा करना होगा, जिसके बदले काफी अच्छी रकम मिलेगी। वो मान जाता है। उस शिप के कैप्टन जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के एक बड़ी सेलर का बेटा है। ओवन अपने सभी दोस्तों को भी बुला लेता है जो उसके साथ जाने वाले थे, जिसमें से जेसी भी होता है, जो कोई और नहीं बल्कि थॉमस शेल्बी है। इस दौरान वहाँ पर थॉमस आ जाता है, जो एक 14 साल का लड़का है। थॉमस जो कि अनाथ है, ये लोग उसे भी रख लेते हैं, और वो अनाथ असल में कोई और नहीं स्पाइडरमैन है। तो जब कास्ट ऐसी हो तो सोचिए कहानी कैसी होगी। आगे हम देखते हैं कि थॉमस वही जो कि हमें ये कहानी सुना रहा है। अब सभी लोग सफ़र पर निकल जाते हैं। किनारे पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे, क्योंकि ये शिप काफ़ी बड़ा है। इसमें जो भी लोग जा रहे हैं वो मोस्टली सभी फैमिली वाले, और सेलिंग के काम से हर किसी का वापस लौट कर आना मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक काम था। सभी पर्दों को खोल दिया जाता है जिससे कि शिप रफ्तार पकड़ सके, पर ये अटक जाती है। तो ओवन बहादुरी दिखाता है और ऊपर चढ़कर उसको जैसे तैसे खोल देता है, जिससे इनका शिप आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है। उस शिप पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें अच्छे से पता है कि ओवन कैप्टन से ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस है। ये सच भी था, क्योंकि जॉर्ज को सेलिंग का इतना तजुर्बा नहीं था, पर वो अपने पिता की वजह से ही सिर्फ कैप्टन बना है। इस बीच ओवन गौर करता है कि हवा तेज चल रही है और शायद मौसम बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि पर्दों को नीचे कर दो। लेकिन कैप्टन ये देखकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें वो खुद ही करे जा रहा है, जिससे कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि हमें पहले ही काफ़ी देर हो गई और लेट होगा तो नुकसान होगा, इसीलिए शिप को रफ्तार में रखो। पर ओवन उसे समझाता है कि हमें अभी समझदारी दिखानी होगी, वरना सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। पर वो नहीं मानता। दिन कुछ ही देर में इनका जहाज समुद्र के बीच पहुंच जाता है। इतने में हमारी नज़र उस तूफान पर पड़ती है जो पूरी तेज़ी से इनकी ओर आ रहा है, जो देखकर ओवन को अंदाज़ा हो जाता है कि कैप्टन ने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर वो तो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिस चक्कर में उनका जहाज तूफान की लपेटे में आ जाता है और कुछ ही देर में पूरा शिप डोलना शुरू हो जाता है। अगर जल्दी ही थोड़े पर्दे नीचे नहीं करे गए तो ये डूब भी सकता है। कैप्टन तो एकदम ब्लैंक हो गया था, लेकिन ओवन को पता था कि ऐसे में क्या करना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी से कुछ पर्दों की रस्सियों को काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते और शिप हिलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तूफान थमता है तो उस जहाज को काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसकी बात करने के लिए ओवन कैप्टन के पास जाता है, और वो नशे में था। वो कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब शिप को रिपेयर की ज़रूरत है। हाँ, वहाँ जाने पर तुम मुझे अपना इस्तीफ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा क्रू की जान खतरे में पड़ी है, क्योंकि तुमने पहले ही पर्दों को नीचे करवा दिया, जिससे कि हमारी रफ्तार कम हो गई और हम जानबूझकर उस तूफान में फंस गए। ये सुनकर ओवन का गुस्सा आ जाता और कहता है कि तुम अभी भी बहुत छोटे उम्र के हो, ये मत भूलो कि तुम्हें ये औहदा किसने दिया है, किसकी वजह से मिला है, तुम्हारे पिता की वजह से।
जो सुनकर जॉर्ज भड़क जाता है और तुम्हारी औकात हमारे परिवार के सामने कुछ नहीं है क्योंकि तुम एक किसान के बेटे हो और अब अगर कुछ भी मेरे परिवार के बारे में बोला तो तुम्हें मौत की सजा होगी। दोस्तों, कैप्टन वही होता है जो अपने क्रू के बारे में सोचे, जो कि यहाँ ओवेन सोच रहा था और कहता है कि अगर हम वापस गए तो ये तुम्हारे परिवार की शान के खिलाफ होगा। लोग तुम पर थूकेंगे कि तुम खाली लौट आए, पर असल में वजह कुछ और ही थी। ओवेन को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उसके क्रू खाली हाथ लौटे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और ये 2 महीने उनके लिए बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाना होगा ताकि कुछ तो पैसे उन्हें मिले। अब बहुत देर सोचने के बाद वो हाँ कर देता है, उसकी बात को मान जाता है। देन उसी टूटे हुए शिप को वो लोग थोड़ा बहुत रिपेयर कर देते हैं। अब इन्हें काम करना है क्योंकि ये अब समुंदर के बीच में है जहाँ पर वेल्स और शार्क का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये सभी अपने जहाज़ को एक जगह पर खड़ा कर देते हैं और फिर उस शार्क के झुंड के पास अपनी छोटी बोट से जाते हैं। टोटल 3 बोट होती है जो कि शार्क को पकड़ेगी। अब ये लोग अपनी जगह पर एम कर लेते हैं और फिर ओवन एक हथियार उठा लेता है। जैसे ही वो वेल उसके करीब आती है वो उस पर चला देता है, लेकिन वो बच जाती है। इसीलिए वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो उसके शरीर पर उस भाले को घुसा देता है, पर वो वेल भागना शुरू कर देती है कि तभी जो दूसरी बोट होती है वो अपना जाल फेंकती है, जिससे वो वेल फंस जाती है और फिर तड़प तड़प कर वहीं मारी जाती है। अब ओवेन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, उसे मायूसी होती है कि एक बेकसूर जानवर को उन्होंने मार दिया, लेकिन यही उनका काम है। जिसके बाद ये उसके अंदर से ऑयल निकालते हैं और इसमें थॉमस उनकी मदद करता है। क्योंकि वो सबसे छोटा था इसीलिए वो वेल के अंदर जाता है और वहां से बचे हुए तेल को निकालता है। पर इन्हें अभी 2000 बैरल ऑयल की जरूरत है, जो काफी ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें 3 या 4 वेल को पकड़ना होगा और ये फिर से सेलिंग करना शुरू करते हैं। पर समय बीतने लगता है, खाने की कमी हो जाती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हम सबसे पास वाले टापू पर जाएंगे कुछ मदद मांगने के लिए, जहाँ पर पहले से कुछ लोग रह रहे, जहाँ पर ये कुछ ऑयल के बदले अनाज का सौदा करते हैं। इतने में वहां पर मिस्टर कैप्टन मैक्स मिलते हैं, जिनका एक हाथ नहीं था। उन्हें अपने साथ लेकर जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि सालों पहले वो भी उनकी तरह सेलिंग किया करता था और हर एक बारी में 3000 बैरल ऑयल निकालता था। और ओवेन और जेसी सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका टारगेट 2000 बैरल था। वो पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है, हम कई महीनों से कोई भी वेल हमें नहीं मिली है। मैक्स बताता है कि ईस्ट से 1000 मील दूर एक जगह है जहाँ हम गए थे। वहां पर वेल्स का बहुत बड़ा झुंड रहता है, जिसके पीछे हम कई दिन से लगे हुए थे और तेल पर तेल निकाले जा रहे थे। और जो वेल्स की लाश मिलती थी उन्हें वहीं छोड़ देते थे। लेकिन एक सुबह मैंने वो मंजर देखा जो मैं आज तक कभी भी भूल नहीं पाया। एक 100 फीट की वेल जो कि मेरी शिप से बड़ी थी, उसने एक ही झटके में मेरे पूरे शिप को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, जिसमें मेरे सभी साथी मारे गए और मैंने अपना हाथ खो दिया। लेकिन वो समुद्री दानव था, पर इन तीनों में से उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। हाँ, लेकिन वो झुंड वाली बात पर ये यकीन कर लेते हैं और जगह के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचने में उन्हें और 4 महीने लग जाते हैं। पर वहाँ जाकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कैप्टन सही कह रहा था, क्योंकि सच में वहाँ वेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड था। शायद वो सभी एक ही परिवार से थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इसके लिए वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरी बारी की तरह 3 बोट को भेजा जाता है, जिसमें ओवेन और थॉमस भी मौजूद थे। वो सभी अब शिकार करने के लिए तैयार थे। ओवेन कई बार शूट करता है, लेकिन हर बारी उसका भाला मिस हो जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन हार नहीं मानता, वो फिर से कोशिश करता है, पर उससे पहले कि वो कुछ ऐसा देखता है जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। उनके सामने वही 100 फीट वाली वेल आ जाती है, जिसको देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ओवेन ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसे यकीन हो जाता है कि मैक्स सही कह रहा था, पर वो वेल अब इनकी शिप की ओर बढ़ रही है। जैसे ही उसके नीचे से वो गुजरती है, इनके जहाज को नीचे से तोड़ देती है, जिससे उसमें तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। पर ओवेन उसको मानना चाहता है। उसके दिमाग में यही है कि अगर एक छोटी वेल से इतना तेल निकल सकता है तो सोचो इसमें कितना तेल होगा। वो उस पर एम करता है और इस बार उसका निशाना एकदम सही लगता है। वो वेल घायल भी हो गई थी, लेकिन वो अब और तेजी से पानी के नीचे जा रही होती है। जो रस्सी उस भाले में लगी थी वो इतनी लंबी नहीं थी। जिस पोल से वो बंधी थी वो टूटकर पानी में गिर जाता है और इस शिप को भी काफी नुकसान होता है। वो बीच से क्रैक हो जाता है। उधर वो वेल भी फ्री हो गई थी। ये देखकर ओवन को बहुत गुस्सा आता है। उसे यहाँ अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि हमेशा उतने में ही खुश रहो जितना ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, ज्यादा की लालच तुम्हें ले डूबेगी। यहाँ भी वही हुआ। वो सभी लोग जितना भी खाने पीने का सामान होता है उन सभी को उस छोटी बोट पर लादने लगते हैं, क्योंकि अब यह जहाज कुछ ही देर में डूब जाएगा।
पर अब यहाँ इनका दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें उन्हें कुछ नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना है। अगर कहीं जाना भी है तो उसके लिए इतना अनाज नहीं है। वो सभी उस पर बैठ जाते हैं और खुद की आंखों के सामने अपने उस जहाज़ को डूबते हुए देखते हैं। अगले दिन जब ये सूरज को देखते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि अभी ये जिस सफ़र पर है उन्हें उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, इसीलिए अब बस इन्हें इंतज़ार करना होगा किसी शिप का जो इनकी मदद करेगा। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है। 33 दिन हो गए थे इन्हें इस शिप पर रहते हुए, और अब तो खाने का कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी था 1 महीने में ख़त्म हो गया। अब ये क्या करे, जितने भी लोग थे सभी एकदम हताश और थके हुए थे। ऊपर की ओर देख रहे थे, पर उसी रात इनका सामना फिर से एक तूफान से होता है जो इन्हें बस डुबाते डुबाते रह जाता है। पर ओवेन सभी को गाइडेंस देकर बचा लेता है। पर इस तूफान में जेसी को काफ़ी चोटें आती है। अब एक दिन तो वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसी हालातों में हर किसी का दिमागी संतुलन हिल जाता है। 2 दिन बाद जब एक बंदा ऐसे ही चारों ओर देख रहा होता है तो उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और फौरन अपनी बोट को उस ओर मोड़ लेते हैं। और जब वो उसकी कुछ ही दूरी पर होते हैं तो एक बार फिर से वो व्हेल इन पर हमला करती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इन्हें देख रही है और वो अपने लोगों की मौत का बदला लेकर रहेगी। वो इतनी विशाल थी कि उन तीनों बोट को एक ही झटके में तोड़ देती है। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि सभी लोग तैरते हुए किनारे तक आ जाते और उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ था। बीच में जंगल। ओवेन सभी से कहता हमें आग जला कर रखना होगा, जिससे धुएं से हम इशारा दे सकें। 2 दिन वहां पर रुकने के बाद ओवेन कुछ खाने की तलाश में उस आइलैंड पर घूमता है। तभी उसे वहां पर एक केव मिलती है, जिसके अंदर जाने पर वो बहुत रोता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो वो अभी तो देखना नहीं चाहता। वो अपने साथियों को बुलाता है। असल में वहां पर कुछ लोग के कंकाल पड़े थे, जो शायद यहाँ पर उन्हीं की तरह फंस गए होंगे। वो व्यापारी लग रहे थे, क्योंकि उनके पास सोने हीरो का ज्यादा सामान था, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ओवेन को समझ आता कि जिस जगह पर वो है वहाँ कोई नहीं आता, और इसीलिए उन्हें अपनी उन्हीं टूटी फूटी शिप को जोड़कर ठीक करना होगा और यहाँ से जाना होगा। पर उसके कुछ साथी जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर ताकत बची ही नहीं है, जिसमें हमारे थॉमस शेल्बी भी है। वो यहाँ पर हार गया था। तब ओवेन उसके पास आकर कहता है कि मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा तुम्हारे लिए मदद लेकर जरूर आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। अब वो लोग इन तीनों लोगों को छोड़कर वहां से चले जा। पर अब ये सफर और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि जिस बोट पर ये मौजूद है वो बस जुड़ी हुई है। और थोड़े दिन बाद इनका एक साथी भूख के कारण मारा जाता है, लेकिन ओवेन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उनके पास खाने का नहीं है। उन्हें अगर अपना पेट भरना है तो खुद को जिंदा रखना होगा और अपने साथी को ही खाना होगा। ये सुनकर आज के समय में जो थॉमस इस कहानी को सुना रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उस समय वो सिर्फ 14 साल का था और ऐसे में उसे उसके सामने मौत खड़ी नजर आ रही थी। खैर, उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए ये करना ही पड़ा। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके साथ इनकी हिम्मत और टूटने लगती है। सभी के शरीरों पर छाले पड़ गए थे। इन्होंने अपने पीछे वाले साथी को खा लिया था, इसीलिए अब एक गेम खेलते हैं जिसमें जो कोई भी हारता है उसे खुद की जान लेनी पड़ती है। और इसमें कैप्टन जॉर्ज हार जाता है तो उसके कज़न को कहा जाता है कि उसे शूट कर दे, लेकिन वो उसके बजाय खुद को गोली मार लेता है, जिससे कि कैप्टन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। उसे आखिर में ही सही लेकिन समझ आ गया था कि उसने अभी जो कुछ भी किया सब कुछ गलत था। उसके खानदान में जो घमंड था वो एक ही पल में सब कुछ चूर चूर हो गया, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक मामूली इंसान है जो कि एक छोटे से निवाले के लिए तरस रहा है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन वो व्हील दोबारा लौट कर आती है, वही जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो इन दोनों बोर्ड के बीच से गुजरती है। तब ओवेन उसके जख्म को देखता है जो उसने उसे दिया था, और वो व्हील खुद की आंखों से उसके जख्म को देखती है जो उसने इन लोगों को दिया था। आखिर में दोनों ही फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ओवेन जो कि उसे मारने वाला था वो अपना भाला नीचे रख देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हेल कभी वापस लौट कर नहीं आई। शायद ओवेन को समझ आ गया कि उसने जो इन बीते सालों में गुनाह किया, इन बेजुबान जानवर को मारा, ये सज़ा उसे मिल रही है। सुबह से दोपहर होती है और दोपहर से शाम सब कुछ वैसा ही रहता है। किसी के अंदर अब इतनी जान नहीं बची कि वो एक दूसरे से बात कर सके। उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने आंखें खोल सके, और इसी वजह से वो दोनों कब बिछड़ जाते हैं इन्हें पता नहीं चलता। ये लोग अलग हो गए थे। अब 2 दिन बाद कैप्टन जॉर्ज की बोट एक शिप देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन जब वो लोग उनकी हालत को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गए। पर वहाँ दूसरी ओर पिछले 87 दिन से बिना कुछ खाए, बिना पानी के ओवेन, थॉमस और उसके साथी पानी में तैरते जा रहे थे। शायद इसी को असली सर्वाइवल कहा जाता है। थॉमस में इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ झेला। अगर वो जिंदा रहा तो वो सभी को अपनी कहानी ज़रूर सुनाएगा। वह ओवेन अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। वो माँ बनने वाली थी, लेकिन शायद उसके नसीब में उसके बच्चे को देखना नहीं लिखा।
उसकी हालत अब बहुत ख़राब है। लेकिन दोस्तों, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे कोई मार नहीं सकता। दूर से उन्हें आते हुए एक शिप दिखाई देती है जो फाइनली इन्हें देख लेती है और बचा लेती है। जब इन लोगों को पोर्ट पर लाया जाता है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था उन्हें कैसे बचा लिया गया, पर यह सच था। ओवेन अपनी पत्नी को पहली बार देखता है और उसे गले से लगा लेता है। देन इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें कैप्टन जॉर्ज के फादर कहते हैं कि तुम दोनों को झूठ बोलना होगा ताकि कंपनी की बदनामी ना हो, पर ओवेन मना कर देता है। और जब इंक्वायरी होती है तो जॉर्ज सच कह देता है कि उनकी शिप एक वाइट वेल के कारण डूबी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। कहानी प्रेजेंट में आती है थॉमस जो अब बूढ़ा हो चुका है। ओवेन अपने वादे को निभाने के लिए फिर उस आइलैंड पर गया, पर तब तक जेसी मर चुका था। लेकिन उसके 2 साथी बचे थे जिसने उन्हें बचा लिया। वो हरमन से पूछता है कि क्या तुम सब कुछ उस किताब में लिखोगे, तो वो कहता है कि जैसा आपने बयां किया एकदम सेम वैसे ही। देन हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। उस किताब को छाप दिया गया है जिसका नाम है मोबी डिक, जो अमेरिका में बहुत मशहूर हुई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।